1947 ये वो साल है जब दो देश आजाद हुए थे। एक था भारत और दूसरा पाकिस्तान। आजादी के बाद इन दोनों देशों की ग्रोथ स्लो थी, मगर आने वाले सालों में अमेरिका और दूसरे देशों की मदद से पाकिस्तान भारत से कई आगे निकल गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत बेहतर स्थिति में थी और वेस्टर्न कंट्रीज में उसके काफी चर्चे हुआ करते थे। लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती। भारत एक स्लो पेस में अपने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के हिसाब से चलता रहा और वहीं पाकिस्तान बार बार तख्ता पलट से जूझता रहा। इसके साथ ही उसने टेररिस्ट को सपोर्ट देना भी शुरू कर दिया। इससे हुआ यूं कि धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान का हाथ थामना छोड़ दिया और अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से उसका डेवलपमेंट दिनों दिन बिगड़ता रहा। आज हालत ये आ पहुंचे हैं कि जहां भारत दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक तंगी और भुखमरी से जूझ रहा है। इस वजह से वो खुद एक इंटरनल वॉर की सिचुएशन में आ पहुंचा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने लाजमी हैं और ये खुद उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा था। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान कैसे होगा। तो कौन से 4 नए देश होंगे ये और क्यों ये अपनी आजादी पाकिस्तान से चाहते हैं? ये है आज का पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के 4 मेजर प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और इन चारों प्रोविंसेस का कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही अलग है। ये आज से नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले ही इन चारों प्रोविंसेस की कहानी रही है और इन लोगों का यह भी कहना है कि जो इनकी आइडेंटिटी है उनको आज तक पाकिस्तान में अच्छे से कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया और इसको तभी समझा जा सकता है जब इन प्रोविंसेस की हिस्ट्री से लेके अभी तक के बारे में जानकारी हो। इसलिए इनको एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो प्रोविंस है जहां 90% पॉपुलेशन पश्तून्स लोगों की है और यही पश्तून्स अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा आबादी में रहते हैं। इसी रीजन के लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान से लड़ रही है और इसीलिए यहाँ पर जन्म होता है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का, जिसका एक ही मकसद है कि इस रीजन को पाकिस्तान से अलग करके अपना पश्तूनिस्तान देश बनाने का। इसलिए आए दिन इस रीजन में पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे कई सारे अटैक्स देखे जाते हैं। अगर जनवरी 2024 की बात करें तो टीटीपी ने एक अटैक किया था जिसमें 5 चाइनीज नेशनल्स मारे गए थे और इस रीजन में होने वाले ये इकलौता इंसिडेंट्स नहीं है। जी हाँ, अकेले 2023 में यहाँ टोटल 929 लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें 329 लोग पाकिस्तानी आर्मी के ही थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि बहुत सेंचुरीज पहले हो चुकी थी। 19वीं सेंचुरी में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर बनाने के लिए मोर्टाइमर ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान खान के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। 1893 में साइन हुए इस अग्रीमेंट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक ड्यूरेंट लाइन बनाई जाती। ये लाइन इसलिए खींची गई थी क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस समय रशिया के बढ़ते प्रभाव से खुद को बचाना चाहता था और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल भी करना चाहता था। लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ये बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर बन गया। इसके बाद हुआ यूं कि इस बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में वैलिडेशन दे देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ये लाइन 3 साल के लिए ही वैलिडेट थी। इसलिए अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि ड्यूरेंट लाइन का अग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। कई अफगानियों का यह भी कहना था कि ये उनका हक होना चाहिए था कि वो इस लाइन को रखना चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि ज्यादातर पश्तून्स कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। पर 1949 में पाकिस्तान इस रीजन में अपनी आर्मी भेज के इस रीजन को अपने अंडर ले लेता है, जिसमें वो कई पश्तून्स लोगों को मार देता है। इसके बाद से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ रह रहे एथनिक पॉपुलेशन को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ड्यूरेंट लाइन के पास 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। पहले हैं पंजाबी और दूसरे हैं पश्तून्स। पंजाबी जहां पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्रुप है, वहीं पश्तून्स अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। खैबर पख्तूनख्वा को छीनने के बाद पाकिस्तान की पश्तून पॉपुलेशन पंजाबीज के कंट्रोल में ही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसकॉन्टेंट की फीलिंग थी क्योंकि मोस्टली पंजाबीज एथनिक कम्युनिटी पाकिस्तानी आर्मी में थे। लेकिन लाइन के दूसरी तरफ है मोस्टली पश्तून कम्युनिटी तालिबान की तरफ थी, जिसकी वजह से यहाँ भयंकर लड़ाई बार बार देखने को मिलती है क्योंकि पश्तून्स का मानना है कि उनकी ही जगह पर पंजाबीज ने कब्जा कर लिया है और ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज और स्कीम्स उनको ही दी जाती हैं।
जिस तालिबान को खुद पाकिस्तान ने ट्रेन किया था, आज वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है साहब, क्योंकि अब तालिबान खैबर पख्तूनख्वा रीजन को आजाद करना चाहता है। इसलिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून्स को अपने लिए सेपरेट कंट्री डिमांड करने के लिए इनकरेज करती आ रही है। इसलिए अब यहाँ पे अटैक्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है, जिसकी वजह से इसके डिवाइड होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के थोड़ा नीचे आएंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान साउथ वेस्ट, तो वहां एक ऐसा रीजन है जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। बलूचिस्तान और उसके लोग आज पाकिस्तान के गले की फांस बन चुके हैं। अकेले 2023 में यहाँ पाकिस्तानी आर्मी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट प्लेसेस पर 110 से ज्यादा अटैक किए गए, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी आर्मी पर्सोनल की जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, बलूची लोगों को अपना खुद का एक देश चाहिए, बलूचिस्तान, क्योंकि इन लोगों को आजादी के बाद से ही इग्नोर किया गया है। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच वाला रीजन है, जहां पर गोल्ड, कॉपर, कॉल, मार्बल, आयरन जैसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एरिया साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के क्रॉस रोड्स पर सिचुएटेड है। बलूचिस्तान का कोस्ट भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफी नजदीक है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का इंपॉर्टेंट रूट है। यानी कुल मिलाकर बलूचिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी बन सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये पाकिस्तान के सबसे पुअर रीजन में काउंट होता है। यहाँ के 6 मिलियन आबादी आज तक बंजर जमीन पर और बिना बिजली और बिना साफ पानी वाले घरों में रहती आई है, और इसलिए आज ये पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके सारे रिसोर्सेज को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से निचोड़ दिया है, और बदले में बलूचीज को सिवाय अंडर डेवलपमेंट के कुछ नहीं दिया, बल्कि वहाँ के लोगों पे अक्सर काफी सारे जुल्म पाकिस्तानी आर्मी करती आ रही है। पाकिस्तान द्वारा बलूची लोगों और उनके होमलैंड को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है कि एक समय ऐसा आ गया था कि बलूची इतने परेशान होकर अपनी खुद की आर्मी तक खड़ी कर ली थी। जी हाँ, इस आर्मी का नाम रखा गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसमें 6000 से भी ज्यादा जवान हैं, और इनका नारा है फॉर अ ग्रेटर बलूचिस्तान। इस आर्मी ने कई बार पाकिस्तान में अटैक्स किए, कभी अपने बचाव में तो कभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के ऊपर, और हर बार रीजन एक होता है, उनको अपने लैंड और अपने लोगों को लेकर इनसिक्योरिटी। यहाँ तक कि 2004 में पीएलए ने पाकिस्तान में काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर भी अटैक कर दिया था, जिसके जवाब में खुद पाकिस्तानी आर्मी बलोच लोगों की अगेंस्ट खड़ी हो गई। मगर इन सब में सबसे बड़ा अटैक था 2005 में, जब पीएलए ने एक पैरा मिलिट्री कैंप में हमला करवाया था। और ये अटैक इसलिए बड़ा था क्योंकि उस वक्त वहां मौजूद थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ। इसका बदला लेने के लिए मुशर्रफ ने पीएलए चीफ नवाब अकबर बुगटी को मरवा डाला था। मुशर्रफ को लगा था कि इस एक मुंह से बलूचिस्तान रेबल्स टूट जाएगा और बलूचीज अब प्रोटेस्ट करना छोड़ देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, और अब बलोच पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, जिनको तब से लेके अब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी रोकने में नाकामयाब रही है। बलोच लोगों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार, हत्याएं और टॉर्चर की वजह से अब तक 2 लाख से ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे हिंदू, शिया, मुस्लिम और सिख बलूचिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, और जो बचे कुछ हैं उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के लोग कई बार भारत से अपनी आजादी के लिए मदद मांग चुके हैं। बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच ने 2016 में पीएम मोदी के लिए राखी भिजवाई थी और उनसे बलोच लोगों की मदद करने की रिक्वेस्ट की थी। वहीं 15 अगस्त 2016 को पीएम मोदी एक भाषण देते हैं जिसमें उन्होंने बलोच लोगों के प्रति सपोर्ट दिखाया था। इन सब पॉइंट्स के बाद आप समझ सकते हैं साहब कि किस तरह से बलूचिस्तान की जनता का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, और वो एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर लगातार अटैक करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान आने वाले समय में अलग हो ही जाएगा। अब इसके राइट साइड में जाएंगे तो सिंध का रीजन आता है। सिंध की बात करें तो प्राचीन काल में ये अलग देश हुआ करता था, जिसे 711 में राजा दाहिर रूल करते थे। जी हाँ, और ये यहाँ के आखिरी हिंदू रूलर थे। तब इसे सिंधु देश कहा जाता था, लेकिन राजा दहीर के बाद पहले सिंध को अरब ने कैप्चर कर लिया और फिर ब्रिटिशर्स ने 1843 में इस पर अटैक कर दिया। मगर जब ब्रिटिशर्स वापस गए, उन्होंने सिंध को इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बनाया, बल्कि इसे पाकिस्तान का ही हिस्सा बना दिया। सिंध के लोग इस बात से काफी नाखुश थे, क्योंकि सिंध का कल्चर और एथनिसिटी पाकिस्तान के लोगों से काफी अलग है। साथ ही इंडिया के डिवीजन के बाद जो कत्लेआम हुआ है वो सिंध को भी सहना पड़ा।
जबकि सिंध सबसे काम एरियाज में से एक हुआ करता था। इस रीजन की वजह से सिंध के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एग्जिस्ट करती है। इसलिए ही बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को देखकर सिंध के लीडर JM सैयद भी काफी प्रेरित हो गए और उन्होंने 1971 में सिंधु देश मूवमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा। उनका मानना था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी पा सकता है तो फिर सिंधु देश क्यों नहीं। लेकिन एथनिक डिफरेंस सिंध की इंडिपेंडेंस की डिमांड का एकमात्र रीजन नहीं है। दरअसल पावर और रिसोर्सेज के अलोकेशन के मामले में सिंध को काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सिंध के लोगों का कहना है कि सिंध से पाकिस्तान 63% रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ज्यादातर फंड पंजाब रीजन अलोकेट किए जाते हैं, जो वहां की आर्मी की पॉपुलेशन का 65% कंट्रीब्यूट करता है। यही नहीं, सिंधीज की कंप्लेंट ये भी है कि उन पर जबरदस्ती लैंग्वेज इंपोजिशन भी किया जाता है और सिंध के लीडर ये भी बताते हैं कि उनकी मेन लैंग्वेज सिंधी है, लेकिन उन पर उर्दू लैंग्वेज का इंपोजिशन किया जाता है। इस इंपोजिशन की वजह से उनकी सिंधी लैंग्वेज और कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से लड़ने के लिए उन्होंने भी अपनी एक रेबल आर्मी बना रखी है, जिसका नाम है सिंध लिबरेशन आर्मी, जिसकी वजह से ये रीजन काफी अशांति भरा रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आए दिन सिंध को आजाद कराने के लिए कई हमले पाकिस्तानी सिंध गवर्नमेंट पर करती रहती है। इसके अलावा यहाँ भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। चाइना सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर रहा है और सिंधियों के लैंड भी जबरदस्ती छीन रहा है। सिंध के पास ही एक और मिलता जुलता स्टेट है पंजाब, लेकिन पंजाब की कहानी बाकियों से काफी अलग है। पार्टीशन से पहले दरअसल पंजाब के 320 मिलियन लोगों में 53% मुस्लिम थे और 15% हिंदू थे। ये वही टाइम था जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कम्युनल टेंशन अपना सबसे दर्दनाक रूप ले चुका था और पंजाब ऐसा एरिया था साहब जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नंबर्स में बड़ा अंतर था। आजादी के कई सालों बाद 1973 में भारत में स्टार्ट होता है खालिस्तानी मूवमेंट, जिनकी बेसिकली ये डिमांड थी कि अलग से सिखों की इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसको खालिस्तान का नाम दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जहां एक तरफ भारत में खालिस्तान मूवमेंट और इससे जुड़े सेपरेटिस्ट वीक होते गए, वहीं दूसरी तरफ कनाडा, USA और पाकिस्तान में उनका बेस बढ़ता चला गया। अब हालांकि इनकी दुश्मनी मेनली भारत से है, पर खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाला एक ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि वो एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर को बनाया जाएगा। इसलिए अब ये पाकिस्तान के लिए खुद खतरे की घंटी बनता जा रहा है, क्योंकि उनका नेशन पहले से ही इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ऊपर से पंजाब में भी उनके अगेंस्ट आवाज उठनी शुरू हो गई है और यही वो जगह है जहां उनका ज्यादातर फंड जाता है। वहां भी सेपरेटिस्ट ने कब्जा करने की बात कह दी है। किसी भी देश की पब्लिक के 3 बेसिक शिकायतें होती हैं। सबसे पहला बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी, और पाकिस्तान में ये तीनों शिकायतें चरम सीमा पर हैं। पाकिस्तान आज एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर 35% पब्लिक की डेली इनकम बस 600 रुपए है, जिसकी वजह से अब अलग अलग प्रोविंसेस में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, जिसकी वजह से कई सारे रेबल ग्रुप्स अलग अलग जगह बनते जा रहे हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे पाकिस्तान खुद के बनाए एक सिविल वॉर में फंसता जा रहा है और इसलिए ही उसके टूटने की खबरें हर जगह तूल पकड़ रही हैं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान और उसके 4 अलग अलग टुकड़े होने के रीजंस। आपको क्या लगता है, क्या सच में आने वाले समय में पाकिस्तान बिखर जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।